बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए पाक स्टडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। पाक स्टडी जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हमारे पास 1857 से जो पहले की हिस्ट्री है, एक हमारे पास 1857 से लेकर 1947 तक, और एक हमारे पास 1947 से बाद से अभी तक जितनी भी चल रही है हिस्ट्री, तो वो हमारे पास पाक स्टडी इन 3 हिस्सों में डिवाइड है। मैं हूँ फौजन जाफरी और आज की वीडियो में मैं आपको 1857 से लाकर 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो कोशिश करें वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये इवेंट्स जो हैं जी हमारे पास पाक स्टडी के MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ख़ुसूसन ये जो टीचिंग पोस्ट्स आई हुई हैं, आपने देखा है कि इसमें पाक स्टडी का हिस्सा लाजमी है। पाक स्टडी में यही चीज़ें आती हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास आपको पता है 1857 में हुई है। क्या थी हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बेसिकली इस तरह से हुआ है कि जो हमारे पास अंग्रेज थे बड़े सगीर के काफ़ी रियासतों पर कब्जा तो करते आ रहे थे, तो 1857 में उनकी जो हुकूमत थी उन्होंने वाज़े अपने ताज का ऐलान कर दिया। तो इस पर जो बगावत हुई जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत की थी, तो उसको हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे पास 1857 में हुई। ये उन लोगों के लिए है जिनका एकेडमिक इतना स्ट्रांग नहीं है और उनको ये जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें पाक स्टडी के पोर्शन में हेल्प ज़रूरत है। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद ये हमारे पास अब भी मौजूद है इंडिया में। तो ये एक मदरसा था जो कायम हुआ हमारे पास 1866 में। देखें मैं आ रहा हूँ डेट वाइज ना, तो 1857 के बाद 1866 में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं खाली मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस लिहाज से। उसके बाद हमारे पास उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, इसको उर्दू हिंदी मसला भी कहते हैं, तो ये हमारे पास 1867 में हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अच्छा, इस वीडियो में साथ साथ आप ये भी देखें ना, आपको हेल्प हो रही है कि ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पाक स्टडी के लिहाज से। अगर आप यही टॉपिक्स ही क्लियर करते जाते हैं तो आपको पाक स्टडी का पोर्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद MAO, ये एक स्कूल था जो सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1857 में। MAO का हमारे पास मतलब था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेशन। तो ये हमारे पास 1875 में इसकी बुनियाद रखी गई। कांग्रेस, ये जो हमारे पास हिंदुओं की जमात थी, स्टार्ट में तो कांग्रेस ने मुसलमानों दोनों को मफाद पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन बाद में जो हमारे पास ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये सिर्फ हिंदुओं की जमात साबित हुई और ये हमारे पास 85 में मारज़ वजूद में आई। नदवतुल उलमा, तो ये नदवतुल उलमा ये भी एक मदरसा था जो कायम किया गया 1898 में। इसका मकसद ये था कि बरसगीर को फिरका वारियत से पाक किया जाए। तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अच्छा देखें, सर सैयद अहमद खान की कब वफात हुई? तो ये हमारे पास 1898 में इनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ 1857 से, वरना आपको ये कब पैदा हुए वो भी बताता। वैसे ये हमारे पास 1817 में पैदा हुआ। बंगाल सेपरेशन, जो हमारे पास बंगाल था उस टाइम, उसकी सेपरेशन की गई 1905 में। और याद रख लें ये हमारे पास 11 में ये फिर से मनसूख हो गई 1911 में। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs आता है जिसको फिर बोला जाता है तनसीख बंगाल, यानी बंगाल की सेपरेशन हुई 1905 में और ये फिर कैंसल हो गई 1911 में। क्लियर है? उसके बाद शिमला डेपुटेशन, जिसको हम शिमला वफद कहते हैं। याद रखें शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला वफद में फ़र्क है। तो शिमला डेपुटेशन हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई? तो ये हमारे पास 1906 में फॉर्म हुई है। और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, तो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स ये इस्लाहात थे हमारे पास। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने ये रिफॉर्म्स किए थे, यानी इस्लाहात किए थे, आइन में थोड़ी सी चेंज की थी कन्विक्शन के हवाले से, यानी जो सज़ाएं दी जाती थी उनके हवाले से ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हुए थे। बंगाल सेपरेशन, सॉरी ये बंगाल यहाँ पर सेपरेशन लिखा है, लेकिन ये थी बंगाल सेपरेशन कैंसलेशन, यानी तनसीख बंगाल फिर हमारे पास 1911 में हुई। सेपरेशन नहीं, ये हमारे पास कैंसलेशन थी, यानी जो सेपरेशन हुई थी उसको कैंसिल करने के लिए जो कैंसलेशन हुई थी जिसको तनसीख बोला जाता है, वो हमारे पास 1911 में हुई। इसके बाद कायद ज्वाइन मुस्लिम लीग 1913 में, कायद आज़म ने ज्वाइन की मुस्लिम लीग 1913। मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि कायद आज़म की शादी कब हुई, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी कवर करना भूल गया हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप नीचे इनबॉक्स कर दें, वरना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ये आंसर भी बता दूँगा किसी वीडियो में।
اچھا ہم اپنے جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر. 1913 میں ایک انسیڈنٹ ہوا خاندپور مسجد انسیڈنٹ. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 1913 میں. اس کے بعد ورلڈ وار 1 آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ ہو گئی. اس کا بر صغیر پر یعنی انڈو پاک پر بہت گہرا اثر پڑا. یہ ہمارے پاس 1914 میں اسٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد ہوتا ہے معاہدہ لکھنؤ. یاد رکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے. معاہدہ لکھنؤ کب ہوا؟ تو یہ ہمارے پاس 1916 میں ہوا. ورلڈ وار اینڈ ہمارے پاس کب ختم ہوئی؟ 1918 میں. کتنے سال یہ چلتی رہی؟ تو یاد رکھنے یہ ہمارے پاس 4 سال چلتی رہی. خلافت موومنٹ جس کو کہتے ہیں تحریک خلافت، یہ کیا تھی خلافت موومنٹ؟ یہ ہمارے پاس 1919 میں اسٹارٹ ہوئی. بیسیکلی مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جو 2 بھائی تھے انہوں نے اسٹارٹ کی. اس کا مقصد جو ہمارے پاس خلافت تھی اس کا تحفظ کرنا تھا. بیسیکلی اس طرح سے جو اس ٹائم ترکی تھا تو ترکی کا جو سلطان ہوتا تھا اس کو مسلمان جو بڑے صغیر کے تھے وہ اپنا خلیفہ سمجھتے تھے. اور کیونکہ جو ہمارے پاس ترکی تھا اس نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی وغیرہ کو برطانیہ کے ہاتھوں سے شکست ہو گئی. تو اس وجہ سے جو برطانیہ تھا کیونکہ ادھر اس کا حکومت تھی، جو ترکی تھا اس کو کافی نقصان پہنچایا اور وہاں کی جو خلافت تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، جو کہ بعد میں ختم بھی ہو گئی تھی. تو اس خلافت کو بچانے کے لیے جو مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے جو جد و جہد کی، جو تحریک بنائی، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ خلافت موومنٹ بولا جاتا ہے. امپورٹنٹ MCQs ہے. تو خلافت موومنٹ ہمارے پاس 1990 میں اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رولارٹ ایکٹ پر. رولارٹ ایکٹ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں 1919 میں ہوا. اور یہاں پر ایک MCQs مسنگ ہو رہا ہے. امرتسر ماس کیئر. امرتسر ماس کیئر سے مراد جو ہمارے پاس امرتسر ہے پنجاب کا شہر ہے، وہاں پر ماس کیئر کہتے ہیں قتل عام. تو وہاں پر قتل عام کیا گیا. یہ بھی یاد رکھ لیں 1990 میں ہوا. کلیئر ہے؟ یہ یہاں پر اسکرین پرابلم کی وجہ سے نیچے شو نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر یہ میں نے اس کو یہ ایونٹ میں نے نوٹ کیا تھا. اس کے بعد علامہ اقبال نے ہمارے پاس مسلم لیگ کب جوائن کی؟ تو یہ ہمارے پاس انہوں نے جوائن کی 1922 میں. چورا چوری انسیڈنٹ. چورا چوری انسیڈنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس پر بھی اکثر MCQs آ جاتے ہیں اور انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. یہ اس طرح سے ہوا تھا، چورا چوری کا جو علاقہ ہے اس میں ایک پولیس اسٹیشن میں گھس کر پولیس والوں کو جلایا گیا تھا. تو کیونکہ وہاں پر فسادات ہو رہے تھے تو اس وجہ سے یہ چورا چوری انسیڈنٹ جو تھا یہ کرو ہمارے پاس 1992 میں. دہلی پرپوزل جس کو تجاویز دلی بولا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس 1927 میں ہوئی. سائمن کمیشن. سائمن کمیشن ہمارے پاس 1928 میں ہوا. اس کے بعد جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے نہرو رپورٹ. تو نہرو رپورٹ آپ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں. نہرو رپورٹ ہمارے پاس 1928 میں ہوئی. پھر جس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے، جس کو جنا 14 پوائنٹس یعنی جو قائد اعظم کے 14 نکات جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے پاس 1929 میں قائد اعظم نے دیے تھے. اس کے بعد خطبہ الہٰباد یعنی اقبال نے خطبہ الہٰباد کب دیا؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ آپ بھی جانتے ہوں گے جس کو خطبہ الہٰباد کہتے ہیں. اور اسی خطبے میں ہی سب سے پہلے علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا. تو ہم جاتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پر. اچھا دیکھیں فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اب آ گئے ہم گول میز کانفرنسز پر. تو پہلی آپ کو پتہ ہے کب ہوئی؟ ہمارے پاس 1930 میں ہوئی. دوسری ہمارے پاس 1931 میں ہوئی. اور تیسری ہمارے پاس گول میز کانفرنس 1932 میں ہوئی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کامنل ایوارڈز پر. تو یہ ہمارے پاس 1932 میں ہوئے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے خاکسار موومنٹ. تو کیا ہے یہ خاکسار موومنٹ؟ یہ بھی ایک ہمارے پاس سوشل موومنٹ تھی، یعنی بڑے صغیر کی لوگوں کی برٹش پارلیمنٹ تھا اس کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یعنی یہ بھی ایک موومنٹ تھی. اس کے بعد جو MAO اسکول کا میں نے آپ کو بتایا ہے جو ہمارے پاس 1875 میں بنا ہے، تو وہ ہمارے پاس 1933 میں اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا اور بعد میں اس کو یونیورسٹی کا بھی درجہ دے دیا گیا تھا. ناؤ اینڈ نیور موومنٹ اور جو ناؤ اینڈ نیور پمفلٹ جو ہمارے پاس تھا جس میں سب سے پہلے کہتے ہیں پاکستان کے لفظ کا استعمال کیا گیا تھا، تو وہ ہمارے پاس 1933 میں ناؤ اینڈ نیور کو پبلش کیا گیا. قائد اعظم جو ہمارے پاس تھا پرمیننٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ بنایا گیا 1934 میں. قائد اعظم نے جوائن کی 1913 میں اور 1934 میں کو پریزیڈنٹ بنایا گیا مسلم لیگ کا. گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ تو یہ ہمارے پاس 1935 میں ایونٹ ہوا.
कांग्रेस रूल, यानी कांग्रेस जब इलेक्शन जीता था, जो इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस ने अपनी वजारतें कब कायम की, यानी कांग्रेस की हुकूमत आई बरसगीर में 1936 में। कांग्रेस ने वाज़ेह बरतरी हासिल की थी मुस्लिम लीग पर और हुकूमत कायम की, तो ये हमारे पास हुकूमत मुसलमानों के लिए तब काफ़ी मुश्किल साबित हुई। उसके बाद आया हमारे पास पीरपुर रिपोर्ट। तो ये इवेंट हमारे पास कब हुआ, इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो ये हमारे पास 1938 में हुआ। फातिमा जिन्ना जॉइंट मुस्लिम लीग, तो इसका आंसर है आपके पास 1938। काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो पाक स्टडी से पास्ट पेपर उठाकर बैठ जाते हैं और जो उन्हें पास्ट पेपर्स में से कुछ ना कुछ MCQs मिलते हैं वो वही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। आप प्रॉपर तौर पर स्टडी करें। देखिए, मैं आपको जितने भी इवेंट्स हुए हैं 1857 से 1947 के दरमियान वो बता रहा हूँ, और अगर मुझसे कोई इवेंट मिसिंग हो जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँगा। शायद मेरे माइंड पर कोई ना आ रहा हो, या अगर आपको कोई मालूम है तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सारे इवेंट को क्लियर करूँ। वर्ल्ड वार 2 जो है ये हमारे पास फिर से स्टार्ट हो गई 1939 में, जिसका बरतानिया पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा, और बेसिकली यही जंग ही थी जो हमारे पास पाकिस्तान और भारत और भी दुनिया के जितने भी उस टाइम जो ममालिक थे जो उस टाइम आज़ाद हैसियत नहीं रखते, ये जंग उनकी आज़ादी के लिए आई थिंक एक स्टार्ट था। डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी जिसको हम योम निजात बोलते हैं, कायद आज़म ने योम निजात का ऐलान किया था। आपको पता है 1937 में जो कांग्रेस का रूल हुआ, कांग्रेस की वजारतें कायम हुई, तो इन्होंने हालात जो थे वो बड़े तंग कर दिए थे। तो ये जो हुकूमतें थी ये खाली 2 साल ही चली, यानी 1937 से लेकर 1939 तक, और तब जाकर ये वजारतें जो थी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, यानी हुकूमत बैठ गई और जो कांग्रेस की हुकूमत थी वो वाज़ेह तौर पर ख़त्म हो गई। इसी को हम बोलते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी मुसलमानों ने उस दिन योम निजात का ऐलान किया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पेज है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं आपको 58 इवेंट्स बताऊंगा, तो हम आई थिंक्स अपने लास्ट पेज पर पहुंच गए हैं। तो उसके बाद है हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको आप करारदाद मकासद भी कहते हैं, जो लाहौर रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी मकासद। तो ये हमारे पास 1940 में हुई। उसके बाद क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन याद रखें कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये अपने साथ 2 और कैबिनेट के मेंबर लाए थे, यानी इसमें 3 मेंबर थे, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार पूछा गया था तो मैंने तभी आपको बता दिया इवेंट के। हालांकि वैसे तो हर इवेंट की एक डिटेल है, मैं आपको साथ साथ बता सकता हूँ, लेकिन मैं तो इवेंट्स की डेट आपको बेसिकली बता रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता। तो आप याद रख लें कि क्रिप्स मिशन जो था ये 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल था, ये हमारे पास 1942 में हुआ। उसके बाद क्विट इंडियन मूवमेंट, यानी इसका मतलब था इंडिया छोड़ दो तरीक, यानी बड़े सग़ीर को छोड़ दो और निकल जाओ। यानी जो अंग्रेज़ थे वो काबिज हुए पड़े थे, तो जो इंडिया के लोग थे यानी बड़े सग़ीर के लोग थे, उन्होंने एक तहरीक शुरू की, इंडिया छोड़ दो तहरीक, यानी आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, तो इस तहरीक को कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हमारे पास 1942 में स्टार्ट हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस, तो पहले मैं बता चुका हूँ, वो हमारे पास शिमला वफद था, और ये शिमला कॉन्फ्रेंस याद रख लें 1945 में हुई है, और ये हमारे पास सरबराह कौन था, लॉर्ड वेवल था। अभी आपने क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, ये शिमला जो है ये इंडिया की किस स्टेट का कैपिटल है, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ये अभी आपको अगर मालूम है तो आप नीचे आंसर में बता दें, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पर एक वीडियो बनाई थी, अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने इंडिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी। उसमें मैंने बताया था, क्योंकि ये अब देखें ना, इस पर भी एक MCQs पाकिस्तान के पेपर में आया था कि जो हमारे पास शिमला है ये इंडिया की हमारे पास किस स्टेट का कैपिटल है। तो सेंट्रल इलेक्शन यानी जो वफाकी इलेक्शन थे वो दोबारा कब हुए, तो वो हमारे पास हुए 1945 में, और उसके बाद जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे बड़े सग़ीर के यानी पाकिस्तान बनने से पहले, वो हुए थे 1946 में। इस तरह से बेसिकली ये जो 2 इलेक्शन हुए, इन्होंने पाकिस्तान और जो इंडिया था, क्योंकि जुदा तो होने थे, तो इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कौन सा एरिया जो है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादातर हैं, कौन सा एरिया पाकिस्तान बनेगा, कौन सा एरिया जो है वो हिंदुस्तान बनेगा। क्योंकि रिज़ल्ट इस तरह से थे, जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की साइड है वहाँ पर जो थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने हुकूमतें कायम की थी, यानी वहाँ पर मुस्लिम लीग की अक्सरियत और मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी।
تو یہ چیز واضح ہو رہی تھی جو علاقے ہیں بیسیکلی اس سے الیکشن کے بعد بھارت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ابھی آفیشلی طور پر تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دلی کنونشن ہے یہ ہمارے پاس 1946 میں ہوا۔ اس کے بعد کیا کیبنٹ مشن ہمارے پاس آیا، یاد رکھیں امپورٹنٹ مشن ہے، یہ بھی 1946 میں آیا، اور ایٹ لاسٹ ہمارے پاس جو پاکستان کریشن ہے 1947 میں ہے۔ ویسے تو 1947 میں بہت سے اور بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جس میں ہمارے پاس 3 جون کا منصوبہ ہے، لیکن وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا ان سب پر بھی۔ ابھی کے لیے جو ایونٹس تھے، یہ 58 ایونٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، امپورٹنٹ ایونٹس جو تھے، تو ان پر MCQs آتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔